भारत में जब भी गणेशोत्सव, नवरात्रि, दशहरा और दीपावली जैसे प्रमुख त्योहारों का आगमन होता है, देश का हर नागरिक मिठास, उत्साह और खुशी के साथ इसकी तैयारियां शुरू कर देता है, इनकी तैयारियों में जुट जाता है। लेकिन ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे पावन अवसरों पर भी देश का विपक्ष अपनी संकीर्ण राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आम जनता के बीच भ्रम, डर और निराशा का माहौल बनाने में लग जाता है। दरअसल हाल ही के दिनों में देश के विभिन्न राज्यों में चीनी की खुदरा कीमतों में हुई बढ़ोतरी को आधार बनाकर विपक्ष ने जिस तरीके का भ्रामक अभियान चलाया, वो उसके नीतिगत दिवालियापन और तथ्यहीन दृष्टिकोण का एक और ज्वलंत उदाहरण है। लोकतंत्र में जनहित के मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछना विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है, ठीक है, लेकिन जमीनी और वैज्ञानिक कारणों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर जनता को गुमराह करना अवसरवाद की पराकाष्ठा कहा जाता है। विपक्ष का यह मुख्य आरोप है कि सरकार की गलत नीतियों और एथेनॉल ब्लेडिंग की जिद के कारण देश के भीतर चीनी का भारी संकट पैदा हो गया है। यह आरोप पूरी तरह से आधारहीन और आंकड़ों के बिल्कुल विपरीत है। सच्चाई यह है कि गन्ने के उत्पादन और चीनी की उपलब्धता में आई ये अस्थायी कमी किसी सरकारी नीति का परिणाम नहीं, बल्कि प्रकृति की मार, कृषि क्षेत्र में अचानक उभरी जैविक बीमारियों और अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी बाजार के दबावों का मिला जुला परिणाम है। विपक्ष राजनीतिक लाभ लेने की जल्दबाजी में उन मूल कृषि संबंधी चुनौतियों को सिरे से नकार रहा है जिनसे देश का किसान जूझ रहा है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में इस साल मानसून का मिजाज काफी असामान्य रहा। कई इलाकों में अत्यधिक बारिश और जलभराव की स्थिति बनी, तो कई जगहों पर अचानक सूखे जैसे हालात ने गन्ने की पैदावार को बुरी तरह प्रभावित किया। इससे भी बड़ा झटका रेड रॉट नाम के खतरनाक फंगल रोग के रूप में आया, जिसे कृषि वैज्ञानिक गन्ने का कैंसर भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के विस्तृत गन्ना बेल्ट में इस बीमारी और टॉप बोरर कीट के प्रकोप के कारण गन्ने के तने के अंदर सूख गए, तने जो थे वो अंदर से सूख गए। जब चीनी मिलों में गन्ने की पेराई शुरू हुई तो चीनी निकालने की रिकवरी दर, जो सामान्य तौर पर 9.7% रहती थी, वो गिरकर 8.91% पर आ गई। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि प्रति क्विंटल गन्ने से मिलने वाली चीनी की मात्रा में भारी गिरावट आई। क्या किसी जैविक बीमारी और मौसम के असंतुलन के लिए सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? विपक्ष का ये रवैया वास्तव में किसानों की वास्तविक पीड़ा का मजाक उड़ाने जैसा है। विपक्षी नेताओं ने सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लगातार ये गलत प्रचार किया कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की नीति के कारण सरकार ने गन्ने और चीनी का बड़ा हिस्सा ईंधन उत्पादन में डाइवर्ट कर दिया, जिससे बाजार में चीनी महंगी हो गई। लेकिन जब आधिकारिक आंकड़ों की समीक्षा की जाती है तो विपक्ष का ये दावा पूरी तरह से हवाई साबित होता है, खोखला साबित होता है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार चीनी उत्पादन में आई गिरावट को भांपते हुए सरकार ने समय रहते रणनीतिक कदम उठाए थे। 2022 से 2023 में जहां चीनी का एथेनॉल के लिए डाइवर्जन लगभग 12% था, वहीं इसे घटाकर इस सत्र में करीब 9% कर दिया गया। इतना ही नहीं, भारत में अब उत्पादित होने वाले कुल एथेनॉल का लगभग 3/4 यानी 68% से अधिक का जो हिस्सा है, गन्ने से नहीं बल्कि मक्के और अन्य क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों से बनाया जा रहा है। एथेनॉल ब्लीडिंग देश को हरित ऊर्जा की ओर ले जाने और कच्चे तेल के भारी भरकम आयात बिल को कम करने की एक दूरदर्शी नीति है, जिससे सीधे तौर पर किसानों को उनकी फसल का बेहतर मूल्य मिलता है। देश को आत्मनिर्भर बनाने वाले इस अभियान पर तथ्यहीन आरोप लगाना विपक्ष की संकीर्ण मानसिकता को उजागर करता है। भारत एक वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के उतार चढ़ाव का प्रभाव घरेलू कमोडिटी पर पड़ता है। पश्चिम एशिया में तनाव और लाल सागर के जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही पर पड़े असर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल और माल ढुलाई की दरें बढ़ी हैं। डीजल और रासायनिक उर्वरकों के दाम बढ़ने से किसानों की कृषि लागत और मिलों की प्रोसेसिंग लागत दोनों में बढ़ोतरी हुई है।
इसके अलावा पूरे वैश्विक बाजार में भी चीनी की कीमतें उच्च स्तर पर बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारत सरकार ने घरेलू बाजार को अंतर्राष्ट्रीय झटकों से बचाने के लिए निरंतर प्रयास किए, जिसके कारण भारत में चीनी की कीमतें दुनिया के कई देशों की तुलना में काफी नियंत्रित है। जब भी बाजार में मांग और पूर्ति का थोड़ा सा संतुलन बिगड़ता है तो कुछ सट्टेबाज और जमाखोर मुनाफाखोरी के लिए कृत्रिम कमी का डर फैलाने की कोशिश करते हैं। भारतीय शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी ISMA ने स्पष्ट किया है कि देश में सालाना खपत के मुकाबले पर्याप्त सरप्लस स्टॉक 20 से 25 लाख टन मौजूद है। बावजूद इसके जो कृत्रिम दबाव बनाया गया, उसमें विपक्ष की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी ने आग में घी डालने का काम किया। जमाखोरों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग करने के बजाय विपक्ष उल्टा सट्टेबाजों के फैलाए डर को ही अपनी राजनीति का हथियार बनाने में जुट गया। एक तरफ जहां विपक्ष केवल बयानबाजी कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने आम उपभोक्ताओं को राहत देने और त्योहारी सीजन में कीमतें नियंत्रित रखने के लिए तत्काल कदम उठाए। वो भी आपको यहां पर बता देते हैं कि सरकार ने घरेलू आपूर्ति को तुरंत मजबूती देने के लिए लगभग 1 दशक में पहली बार 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के बिना किसी सीमा शुल्क आयात को मंजूरी दी गई। थोक व्यापारियों और डीलर्स पर 400 टन की सख्त स्टॉक सीमा लगा दी गई, जिससे कोई भी व्यापारी 30 दिनों से अधिक चीनी का भंडारण नहीं कर पाएगा। बड़े व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए 15 दिनों की सीमा तय की गई। मिलों के गोदामों में मौजूद चीनी के भौतिक सत्यापन के निर्देश जारी किए गए ताकि ब्लैक मार्केटिंग और सट्टेबाजी को रोका जा सके। मिलों को समय पर पेराई शुरू करने का निर्देश दिया गया, जिससे नई फसल की चीनी तेजी से बाजार में पहुंचे। जनता सब समझती है, चीनी की कीमतों में आई ये तेजी एक अल्पकालिक और मौसमी घटनाक्रम है, जिसे सरकार के प्रभावी कदम आयातित चीनी के पहुंचने और नई पेराई सत्र के शुरू होते ही पूरी तरह नियंत्रित कर लिया जाएगा। जब देश को प्राकृतिक आपदाओं और वैश्विक आर्थिक संकटों के बीच एकजुट होकर समाधान निकालने की जरूरत होती है, तब विपक्ष का केवल नकारात्मकता फैलाना और तथ्यहीन आरोप लगाना उसके राजनीतिक दिवालियापन को भी दर्शाता है। चीनी के मुद्दे पर मचाया गया ये राजनीतिक बवाल इस बात का प्रमाण है कि विपक्ष के पास जनहित की न तो कोई ठोस सोच है और न ही कोई ठोस आंकड़े। विपक्ष के पास है तो सिर्फ परसेप्शन पॉलिटिक्स, भ्रम की राजनीति, जो गाहे बगाहे लगातार विपक्ष करने की कोशिश कर रहा है।